Hi everyone, we are starting with day 7. First we will be doing GSTR1 assignment. ठीक है, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने का कोशिश किया है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि GSTR1 के किस टेबल में आपको शो करना है. Mega Electronics West Bengal did the following transaction for the month of August 2021. It made sale of rupees 2 lakh to registered person in Delhi. सेल किया है रजिस्टर्ड पर्सन को दिल्ली में. ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कौन से टेबल में? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. क्या लगता है, मैं सेल कर रही हूँ किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिल्ली में, तो ये कौन से टेबल में रिफ्लेक्ट होगा? क्या क्या टेबल्स होते हैं? B2B रजिस्टर्ड होता है, B2B आपका, B2C लार्ज, B2C अदर्स, फिर आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडवांस रिसीव, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, नेट रेटेड सप्लाई, HSN वाइज समरी, अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सारे टेबल्स रहते हैं. तो हम लोग देखते हैं जिसमें बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन को बिक रहा है, तो ये B2B में जाएगा. इट मेड सेल टू 2,60,000 टू रमेश डीलर, कॉम्पोजिट डीलर इन राजस्थान. देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम रहता है, एक रेगुलर स्कीम रहता है, दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं. चाहे वो रेगुलर स्कीम में हो या कॉम्पोजिट स्कीम में हो, दे बोथ द पीपल आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी. ओके, तो ये कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है, ये जो आप कॉम्पोजिट डीलर को बेच रहे हो, ये कहां पर जाएगा? इट विल ऑल्सो गो टू B2B. B2B लार्ज नहीं होता है, B2B ही होता है. या तो B2C लार्ज होता है या B2C अदर्स होता है. ये B2C में नहीं जाएगा, ये B2B में जाएगा. ओके, इट मेड 2,70,000 टू शुभम इलेक्ट्रिकल अनरजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल. 2,70,000 का विद इन द स्टेट सेल है, खुद वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल के अंदर बेच रहा है. क्या होगा ये? विद इन द स्टेट अगर सेल हो रहा है 2,70,000 का, तो किस टेबल को रिफ्लेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा? तो ये B2C लार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि B2C लार्ज में हम लोग इंटर स्टेट सेल देते हैं, इंट्रा स्टेट सेल नहीं देते हैं. B2C लार्ज में जो है वो हम लोग इंटर स्टेट सेल नहीं, इंट्रा स्टेट सेल नहीं देते, मतलब विद इन द स्टेट सेल हम लोग नहीं देते. ये B2C अदर्स को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. इट मेड सेल ऑफ 2,70,000 टू राजा इलेक्ट्रिकल अनरजिस्टर्ड इन दिल्ली. ये कहाँ जाएगा? इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड को 2.5 लाख से ऊपर का सेल कहाँ जाएगा? इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड 2.5 लाख से ऊपर. प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी फास्ट. ये B2C लार्ज में जाएगा. कहाँ जाएगा ये? B2C लार्ज में. It made a sale of 50,000 in the month of April 2021 but was not recorded till date. अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. वो अप्रैल में सेल किया था, वो अप्रैल में सेल किया था और वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो ये कहाँ जाएगा? अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मैंने सेल किया है और अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे अभी पता चला मुझे रिकॉर्ड करना है, तो कहाँ जाएगा ये? क्या ये अमेंडमेंट होगा? क्या लगता है कि आपको अमेंडमेंट होगा? अगर जो भी इंसान अमेंडमेंट लिख रहा है ना, मतलब वो अटेंशन नहीं कर रहा है क्लास में. क्योंकि देखिए, अमेंडमेंट उस चीज का होता है ना जो गलती करते हैं. जब आपने गलती किया ही नहीं है, कहीं रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो आपको कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. ये अमेंडमेंट थोड़ी ना है कुछ चेंज करना. अमेंडमेंट मतलब कुछ लिखा होगा तभी तो चेंज करोगे. यहाँ तो लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा ही नहीं है, तो B2B में जाएगा, B2B में जाएगा. राइट, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है आपने, तो आप चेंज क्या करोगे? It made sale in the month of May 2021 to registered person but wrongly reflected in B2C others. इसने registered person को बेचा था लेकिन गलती से B2C others में डाल दिया. तो क्या होगा? कहाँ अमेंडमेंट होगा गाइस? क्या लगता है कहाँ अमेंडमेंट होगा? इसने सेल किया था रजिस्टर्ड पर्सन को लेकिन रॉन्गली रिफ्लेक्ट कर दिया B2C अदर्स में. तो B2C अदर्स में अमेंडमेंट होगा. अमेंडमेंट कहाँ होगा? B2C अदर्स में अमेंड करना होगा और नया डालना होगा B2B में. B2B में नया डालना होगा, जो भी सेल है अपन को डालना होगा, और B2C अदर्स में अमेंडमेंट होगा.
made sale in the month of June amounting to 9,000 to registered party. Now the same was returned by the party. मतलब मैंने registered party को सेल किया और उसने मुझे माल रिटर्न कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा? Yes, please guys pay attention and discuss, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी. ये लाइव क्लास देने का यही मकसद है कि आप अपना लाइव क्वेरी पूछ सको और दूसरा आप अटेंशन पे कर सको अच्छे से. तो आप प्लीज बताइए ना कहाँ जाएगा. यू आर नॉट आंसरिंग, नो वन इज आंसरिंग. क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में जाएगा? ऑब्वियसली क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, उसमें रिफ्लेक्ट होगा. सेल रिटर्न अमाउंटिंग टू 5,000 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पार्टी. अनरजिस्टर्ड पार्टी से सेल्स रिटर्न हो गया है, तो क्या होगा, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? जो भी क्रेडिट नोट लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, क्योंकि B2C अदर्स में नेट ऑफ करके दिखाया जाएगा. B2C अदर्स में नेट ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये 5,000 का सेल्स रिटर्न है. ये क्रेडिट नोट में नहीं जाएगा, ये बेसिकली नेट ऑफ करके हम लोग को दिखाया जाएगा. ओके, वी हैव टू नेट ऑफ फ्रॉम B2C अदर्स. मेड सेल ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 50,000, ये कहाँ जाएगा? मेड सेल नहीं जाएगा. गाइस आप लोगों ने मेरा प्रीवियस क्लास अच्छे से पढ़ा ही नहीं है. ये आपका नॉन जीएसटी सप्लाई में जाएगा, निल रेटेड सप्लाई में, नॉन जीएसटी सप्लाई में जाएगा. ओके, नॉन जीएसटी सप्लाई में आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का डिटेल देना पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा. एडवांसेस रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2 लाख फॉर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने ऑर्डर किया है, उसका मतलब किसी ने ऑर्डर किया है मेरे से और उसका मुझे एडवांस मिला है, ये कहीं जाएगा? क्या लगता है, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो कहाँ जाएगा? देखो ये इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एडवांस मतलब एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, कहीं नहीं जाता है. जब तक इनवॉइस रेज नहीं हो रहा है गुड्स के रिस्पेक्ट में, तब तक हम लोग कुछ नहीं दिखाते हैं. गुड्स का टैक्स हम पहले नहीं भरते. वेरी गुड, हम लोग एडवांस के टाइम गुड्स का टैक्स नहीं भरते हैं. Invoices now issued amounting to 1 lakh in respect of advance received in respect of electronic item. ये भी कुछ नहीं होगा, ये तो B2B में जाएगा डायरेक्टली. इनवॉइस का एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये तो B2B में जाएगा. जो भी मैं इनवॉइस रेज कर रही हूँ उसका एडजस्टमेंट तो मैं नहीं करूंगी. ओके, डायरेक्ट B2B में ही रिफ्लेक्ट होगा. तो ये केस स्टडी आपको समझ में आया गाइस? क्या आपको ये केस स्टडी समझ में आया? कोई दिक्कत इस केस स्टडी में? क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? Please write down yes or no. And let me ask you few questions, then we will move forward. थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं जो भी हमने पढ़ा था, ताकि मुझे भी एक क्लैरिटी हो. मैं डायरेक्ट मैसेज कर देती हूँ, अब कोई किसी का मैसेज नहीं देख पाएगा. ओके, अब आप लोग डायरेक्टली सिर्फ मुझे ही मैसेज कर पाओगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएसटी जो है वो क्यों आया, क्या रीजन था जीएसटी आने का. प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज द रीजन. क्या लगता है? यस प्रियंका, आई विल लेट यू नो अबाउट द सेम. कंप्लायंस कम करने के लिए आया गया. ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारा कंप्लायंस था. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल होगा तो क्या लगेगा, प्लीज राइट डाउन फटाफट. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता है तो क्या लगता है, लगता क्या है? ओके, आईजीएसटी. विद इन द स्टेट अगर सेल हो रहा है तो क्या लगता है, किस स्टेट को मिलता है जीएसटी? प्रोड्यूसिंग स्टेट को जीएसटी मिलेगा या जो कंज्यूम करेगा उसको जीएसटी मिलेगा? ओके,
आरसीएम क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कंज्यूमिंग स्टेट को मिलेगा, दैट इज वेरी गुड। जो कंज्यूम करेगा उस स्टेट को मिलने वाला है जहां पर कंजम्पशन होगा, B2C सेल होगा या कोई कंपोजिट डीलर को सेल होगा। आरसीएम मतलब रेसिपिएंट पे करता है, सप्लायर पे नहीं करता है। आरसीएम में रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। वेरी गुड। रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। वेरी गुड। ओके, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्या लगता है क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? सबको कूपन याद रहता है, ठीक है, कूपन तो है, लेकिन जब हम परचेज करते हैं कोई भी सामान जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। परचेज के टाइम जो मेरे को कूपन मिलता है दैट इज माई इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो क्रेडिट मिल रहा है मुझे। अच्छा, वेरी गुड। ओके, आरसीएम किस किस सर्विस में एप्लीकेबल है आप लोग बता सकते हैं? किस किस सर्विसेज में एप्लीकेबल है आरसीएम? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्टर सिटिंग फीस में है, सिक्योरिटी में है, एडवोकेट में है, इंश्योरेंस एजेंट में है, स्पॉन्सरशिप में है, लीगल सर्विस। वेरी गुड, लीगल सर्विस में भी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में है। तो ये सारी चीजें में आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर सपोज कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं और सामने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो रजिस्टर्ड है 5% में, 5% में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में कौन पे करेगा जीएसटी? मैं एक इंडिविजुअल हूं और वो इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है। जीटीए के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो 12% में जाए या तो वो 5% में जाए। 12% में जाता है तो फॉरवर्ड चार्ज होता है, 5% में जाता है तो डिपेंड करता है वो किसको सर्विस दे रहा है। अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या एचयूएफ को सर्विस देता है ना तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, जो कोई किसी ने नहीं बताया कि एग्जेम्प्ट हो जाता है, आरसीएम नहीं होगा। ओके, अगर किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या एचयूएफ को सर्विस मिल रहा है तो वो तो आरसीएम नहीं होगा ना, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं जीटीए में से सर्विस ले रही हूँ, मैं एक कंपनी हूँ लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, वो जो है वो 5% में है, 12% में नहीं है, तो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? क्या कोई टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा? जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा। कंपनी को ही रजिस्टर होना होगा और टैक्स पे करना होगा। रिसीवर जो है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एग्जेम्प्ट है, और अनरजिस्टर्ड अदर्स कंपनी, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, वो लोग के केस में टैक्सेबल है। ओके, आप लोग सब भूल गए हो, आप लोग पढ़ रहे नहीं हो। यस, इवन इफ द टर्नओवर इज लेस देन प्रिस्क्राइब, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप जीटीए से सर्विस लेते हो, अगर आप कंपनी हो, एलएलपी हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, सोसाइटी हो, फैक्ट्री हो, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप लोग पढ़ रहे नहीं हो, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग समझ गए, आरसीएम के बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टर सिटिंग फीस के केस में कौन पेमेंट करेगा जीएसटी का? डायरेक्टर विल पे और द कंपनी विल पे? एंड व्हाट इन केस ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के केस में कब कटेगा, कब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, कब जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी? किसी को याद है?
अगर रेम्यूनरेशन सैलरी के अंडर है इन केस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर तो एग्जेम्प्ट है 192 में, और अगर 194 जे में टीडीएस कट रहा है तो टैक्सेबल है। और तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देयर इज ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ये प्रीवियस क्लासेस का मैंने एक समराइज वे में मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ आपको। ओके क्योंकि आज का जो टॉपिक है जीएसटी का कंप्लायंसेस वो प्रीवियस क्लास पे बहुत डिपेंडेंट है। अगर आपको प्रीवियस क्लास आता है तो ही आज आप कर पाओगे। ओके नाउ नेक्स्ट इज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। मैम इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली कंपनी का तो 20 से कम हो तो भी कंपल्सरी है। 20 से कम हो या 40 से कम हो तो भी कंपल्सरी है 40 लाख से। So Tayu is saying, ma'am, can I talk with you about any queries when online class is going? It will be better if you restrict to the topic, ताकि I can explain better. आप पूछ सकते हो अपना क्वेरी, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है क्वेरी पूछने में तो आप मेरे को एक मैसेज कर देना अपने क्वेरी का, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। किसी को याद है सेक्शन 16 क्या बोलता है? व्हाट सेक्शन 16 सेज? सेक्शन 16 बताता है आईटीसी के कंडीशन के बारे में। क्या क्या कंडीशन था आईटीसी का? कोई याद है व्हाट इज द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी? टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए, रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, रिटर्न जो है वो फाइल हो जाना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आपका जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और भी बजट 2022 ने बहुत सारा कंडीशन डाला है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आज। ठीक है, ओके ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या आता है और एग्जांपल्स बता सकते हैं कि किस किस चीजों में क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब मुझे नहीं मिलेगा। कैन यू प्लीज नेम सम एग्जांपल ऑफ ब्लॉक क्रेडिट? ओके मोटर कार एक्सेप्ट सम केसेस, अगर 13% से ज्यादा कैपेसिटी है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। 13% से ज्यादा है तो आपको मिल जाएगा, 13% या 13% से कम है तो आपको, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मोटर ट्रेनिंग स्कूल हो, सप्लाई कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके यू विल बी गेटिंग द क्रेडिट। अब बात करते हैं जैसे आपका क्लब मेंबरशिप में नहीं मिलेगा, फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, रेंट अ कैब में नहीं मिलता है आपको, फ्री सैंपल, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक लॉस, ये सारे चीजों में आपको क्या नहीं मिलेगा क्रेडिट। यू वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट। गिफ्ट के तौर पे अगर आप दे रहे हो तो वो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वी नीड टू हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्रेडिट ब्लॉक होगा और क्या नहीं। हम टैली में भी आपको सिखाऊंगी मैं आज कि कैसे ब्लॉक क्रेडिट का हम ट्रीटमेंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्लॉक्ड है क्रेडिट आपका। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस में ब्लॉक्ड है, मोटर कार इंश्योरेंस, मोटर कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी ब्लॉक्ड है। ओके सो अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग टैली में भी देखेंगे कि कैसे और हम लोग क्लियर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को। फ्रॉड केसेस, वेरी गुड प्रियंका। ओके तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? आरसीएम हमने अभी देखा, ब्लॉक क्रेडिट देखा, सेक्शन 16 देखा,
GSTR 1 भी हमने अभी पढ़ा है, थोड़ा हम लोग को रिकैप हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ रूल्स के बारे में। किसी को याद है व्हाट इज द सेट ऑफ रूल? इज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द सेट ऑफ रूल? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि क्या है सेट ऑफ रूल। आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन। सीजीएसटी सबसे पहले खुद को प्रेफरेंस देगा, फिर वो आईजीएसटी के पास आएगा। लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी में पटता नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को प्रेफरेंस नहीं देंगे। एसजीएसटी पहले एसजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, फिर आईजीएसटी, और सीजीएसटी को प्रेफरेंस नहीं देगा। सिंपल। ओके ओके। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हम क्या क्या पेमेंट नहीं कर सकते? क्या क्या पेमेंट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर से? इंटरेस्ट, लेट फीस का हम पेमेंट नहीं कर सकते। और किस चीज का नहीं कर सकते, थोड़ा याद करो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से और क्या पेमेंट नहीं कर सकते? आरसीएम का पेमेंट नहीं कर सकते, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। हम लोग को कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका क्रेडिट मिलेगा। तो रिवर्स चार्ज में जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो मेरे लिए इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इट इज, इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है? क्या लगता है आपको? कोई बोल रहा है आउटपुट, कोई बोल रहा है इनपुट। देखो, रिवर्स चार्ज मतलब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो रेसिपिएंट इज रिसीविंग द सर्विस, जो रिसीव कर रहा है वो उसके लिए इनपुट है, तो वो इनपुट टैक्स पे करेगा, राइट? जब हम कुछ मिलता है हमें, दैट इज माय इनपुट। जब हम कुछ देते हैं, दैट इज माय आउटपुट। ओके, वेरी गुड। इंटरेस्ट क्या है जीएसटी में? अगर मैं लेट पेमेंट करती हूँ, क्या इंटरेस्ट रहता है? किसी को कोई आइडिया? प्लीज लिख दीजिए। 18% लेट फीस पे इंटरेस्ट है। और सॉरी, लेट फीस बोल रही हूँ, लेट पेमेंट पे है। क्या इस पे लेट फीस कितना है, बता सकते हैं आप? व्हाट इज द लेट फीस? 50 पर डे नॉर्मल एंड 20 पर डे फॉर नील रिटर्न। ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा लग रहा है कि वो पीपल आर स्टडिंग। थैंक यू। ओके, सपोज कीजिए मेरे जीएसटीआर 2B में एक कार का क्रेडिट आ रहा है, तो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? बट इट इज रिफ्लेक्टिंग इन माई 2B। क्या मैं क्रेडिट ले पाऊंगी? वाई आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट? ब्लॉक है इस वजह से, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, इस वजह से हम लोग क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। हु इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? एक कॉमन एक्सपेंस होगा, उसका क्रेडिट खाली एचओ के पास, हेड ऑफिस के पास है उसका बिल, तो उसको उसका कॉमन जो एक्सपेंसेस है उसका क्रेडिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रजिस्टर्ड होगा और सबको क्या करेगा? क्रेडिट पहुंचाएगा, क्रेडिट देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस करते हैं ऑल ओवर इंडिया टीवी के थ्रू, तो इट इज अ कॉमन एक्सपेंस। अगर एचओ के नाम पे बिल आ रहा है तो एचओ सबको क्रेडिट बांटेगा, राइट? ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? Yes, guys, please be fast. Only Khushbu is giving answer. Rest people, please do it fast.
SEZ को अगर हम सप्लाई करें या एक्सपोर्ट को हम दे रहे, वेरी गुड अनंत, तो ये आपका क्या माना जाएगा, 0 रेटेड सप्लाई माना जाएगा। ओके, B2C अदर्स में इनवॉइस वाइज डिटेल क्यों नहीं देना पड़ता, स्टेट वाइज डिटेल क्यों जाता है, क्या रीजन है B2C अदर्स में इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जा रहा है GSTR1 में, बल्कि स्टेट वाइज डिटेल जा रहा है, व्हाट इज द रीजन? उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता, वेरी गुड। B2C जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको ऐसे भी दे वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट, तो उनको बिल वाइज दिखा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, दे वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट। और इतना हाई अमाउंट का भी सेल नहीं हो रहा है, 2.5 लाख से नीचे का इंट्रा स्टेट में सेल हो रहा है और इंटर स्टेट में सेल हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को जरूरत नहीं है दिखाने का। ओके, HSN वाइज कितना डिजिट कोड करना कंपल्सरी है इन केस ऑफ सेल, कितना डिजिट कोड करना है इन केस ऑफ HSN वाइज? 5 करोड़ से अबव है तो 6 डिजिट, 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे है तो 4 डिजिट कंपल्सरी है, तो इट इज ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर टॉपिक। नाउ एक रिकैप हो चुका है क्विक, और आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, काफी हद तक मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग में लगा कि आप लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसके बाद आपने बहुत अच्छा पिकअप किया। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, और आप कोई भी क्वेरी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, एनी क्वेरी आप कर सकते हैं। Satayu is saying, ma'am, I am new in this batch and please send me the study material ASAP. Okay, I will send you. Give me some time. I am taking live class. After taking the live class, I will send the material. Okay, अब देखो एकदम ध्यान से देखना, कोई भी क्लाइंट का अगर हमको GST कंप्लायंस देखना है कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, यू नीड टू सी दिस PL। पहले PL में जाओ, PL में आप रेंट में जाओ। अगर आप रेंट में जाते हो, सबसे पहले रेंट में, रेंट मेरे लिए इनपुट है या आउटपुट है? पहले आप एक बात बताओ, मैं रेंट पे कर रही हूँ, ये मेरे लिए इनपुट टैक्स होगा या आउटपुट टैक्स होगा? ये मेरे लिए इनपुट टैक्स होगा, आउटपुट नहीं होगा। रेंट पे कर रही हूँ लेकिन सर्विसेज तो मिल रहा है ना, सर्विसेज मिल रहा है तो दैट इज माय इनपुट टैक्स। तो इसमें इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है, अगर मैं रेंट का क्रेडिट मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका क्या क्या कंडीशन हमको देखना पड़ेगा। रेंट का क्रेडिट कब मिलेगा मेरे को? एक तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सर्विसेज मुझे मिल जानी चाहिए, सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, मैंने रिटर्न फाइल कर दिया हो, प्लस वो मेरे GSTR2B में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर मेरे GSTR2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आई वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट, ये ध्यान रखना। तो 2B में रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जो सप्लायर है रेंट का सर्विस का वो GST कंप्लायंट नहीं है, तो आई वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट, राइट? ओके, तो ये आपको देखना है। और जब भी आप रेंट का एंट्री करो ना टैली में, तो ऐसे एंट्री करना है, देखो मैं बताती हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी है, टू पार्टी, फिर पार्टी टू बैंक, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, ओके। अच्छा, अगर सपोज करिए रेंट का मैंने क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये उस पार्टी को मैंने 7 महीने से, 7 मंथ से सपोज कीजिए पेमेंट ही नहीं किया, 7 मंथ से मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या करना होगा?
मैंने रेंट का क्रेडिट ले लिया लेकिन उस पार्टी को इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट ही नहीं किया है। होता है ना, ऐसा बहुत कम जगह होता है कि कोई आपको रेंटेड जगह दिया और आपने उसे पेमेंट नहीं किया और वो आपको बैठा के रखे। लेकिन फिर भी मैंने आईटीसी तो ले लिया है, अब मेरा क्या ऑब्लिगेशन होता है, अब मेरा क्या ऑब्लिगेशन होता है जीएसटी में? वेरी गुड विक्की, क्रेडिट रिवर्सल। आई एम रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट। ओके, आई नीड टू रिवर्स माई क्रेडिट। ओके, अगर 180 डेज के अंदर मैं पेमेंट नहीं करती हूँ तो 181 डे में मेरे को रिवर्स करना पड़ता है। अगर रिवर्स नहीं करती मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट कब से देना पड़ता है? फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। जब मैंने अवेल किया था टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। सैलरी देखते हो तो क्या क्या चीजें याद आती है तुमको? प्लीज बताइए, सैलरी जब तुम देख रहे हो तो क्या क्या सेक्शंस याद आ रहे हैं, क्या क्या चीजें याद आ रही हैं, ये बताइए। जब भी सैलरी देखते हो ना तुम लोग को इनकम टैक्स याद आ रहा है, जबकि आपको जीएसटी याद आना चाहिए। मैं जीएसटी के बारे में बात कर रही हूँ, इनकम टैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रही। सबसे पहले सैलरी आप जैसे भी देखोगे तो स्केड्यूल 3 आपको याद पहले आना चाहिए कि स्केड्यूल 3 है मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप सैलरी देखते हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर ये कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर को सैलरी पे हो रही है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी पे हो रही है तो उसमें जीएसटी है रिवर्स चार्ज में। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी पे नहीं हो रही है, होल टाइम डायरेक्टर को पे हो रही है, तो सेक्शन 192 में अगर टीडीएस कटा है तो नो, नथिंग। 194 जे में कटा है तो उस केस में आपको टीडीएस जो भी जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम थोड़ा बाद में कवर करते हैं। अब हम जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप जब भी देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एज एन ऑडिटर आपके दिमाग में क्या आएगा? क्योंकि आपको मैंने पीएल दे दिया और मैंने बोला कि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का आपको करना है, देखना है। आपके दिमाग में आएगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, 5% पेमेंट करना होगा। ओके, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर सामने वाले ने चार्ज नहीं किया है, अगर सामने वाले ने आपसे कलेक्ट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करना होगा 5% में। यू नीड टू पे द जीएसटी। ये बहुत ध्यान रखना, ये डिपार्टमेंट बहुत ध्यान देता है। ओके, ये हमको बहुत ध्यान रखना है। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे पीएल में क्यों आ रहा है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? खुशबू बोल रही है जीएसटी ऑन रेंट फिर से बताइए। हाँ बताएंगे। एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे पीएल में आ रहा है, ट्रेडिंग में क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्या लगता है? थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ लो। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्यों? देखो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस तब होता है ना जब मेरे परचेज पे लगता है। जब मैं परचेज करती हूँ, मैं जो भी चार्जेस पे करती हूँ दैट इज माई डायरेक्ट खर्चा। और जब मैं सेल करती हूँ और जो भी चार्जेस पे करती हूँ दैट इज माई इनडायरेक्ट खर्चा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे ना कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये मेरा कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है, दिस इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। विक्की बोल रहा है अगर दोनों ही जन रजिस्टर्ड नहीं होंगे जीएसटी में तो कौन पे करेगा जीएसटी? देखिए, आरसीएम के केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपको सर्विस दे रहा है तो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या कंपनी वगैरह कोई भी हो, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो अगर आप कंपनी हो तो इस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर करके पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नो वन विल पे।
देखो तुम लोग कहीं पर भी जाओगे ना एज एन अकाउंटेंट या एज अ सीए, तो आप लोगों को तभी रखिएगा जब इंसान जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जो बेचारा कॉम्पोजिट डीलर है या जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो आपको रखेगा ही नहीं। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना कि आप लोग को फिर नहीं रखेगा, क्योंकि वो पैसा क्यों लगाएगा, राइट? जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में वो तो पैसा लगाने वाला है नहीं। एग्जेम्प्ट सप्लाई का बात अलग है, अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो बात अलग है। नाउ सिटिंग फीस, सिटिंग फीस का आप बता सकते हैं सिटिंग फीस में क्या दिमाग में आता है? अच्छा, खुशबू ने मेरे से एक चीज पूछा था कि मैम रेंट के बारे में बताओ। देखिए रेंट जो है ना वो आपके लिए इनपुट टैक्स है, जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो रेंट पे, ठीक है? तो यू नीड टू चेक कंडीशन ऑफ सेक्शन 16, सब में कंडीशन चेक करना है। सेक्शन 16 में सबका ही कंडीशन चेक करना है। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए, सर्विस पेमेंट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स का, और आप रिटर्न फाइलिंग करते हो और टू बी में रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ये सारा चीज होना चाहिए, ठीक है? प्लस अगर आप सपोज कीजिए आपने उधार में जगह किराए पे ली है और अभी तक आपने उसे पैसा चुकाया नहीं है और 180 दिन के ऊपर हो गया है, तो 181 डे में आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपना क्रेडिट। यू नीड टू रिवर्स इट विद इंटरेस्ट अगर तुम 181 डेज के बाद करते हो तो, ठीक है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सॉरी, प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस बताइए दिमाग में क्या आता है? रेंट का इनवॉइस तो मिलेगा, क्यों नहीं जनरेट होगा? रेंट का इनवॉइस तो आपको मिलेगा, क्यों नहीं देगा? कोई इनवॉइस देता ही है, क्यों नहीं देगा इनवॉइस? जीएसटी का इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल सर्विस, देखिए प्रोफेशनल सर्विस ज्यादातर अगर आप देखो तो सीए का सर्विस आपको दिमाग में आता है, सीए का ज्यादातर सर्विस, और सीए के सर्विस में आरसीएम नहीं है, ठीक है? अगर लॉयर का सर्विस होगा तो वो ज्यादातर लीगल में ही हम लोग दिखाते हैं, ओके? और सिटिंग फीस में आरसीएम है, सिटिंग फीस में आपको आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दो या होल टाइम डायरेक्टर को दो, आपको दिमाग आपको करना ही पड़ेगा सिटिंग फीस में आरसीएम पे। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से पहले मैंने प्रोफेशनल सर्विस का बात किया था। सीए को अगर मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ तो उसमें आरसीएम नहीं है, अगर सीए रजिस्टर्ड है तो उसको फिर पे करना पड़ेगा, सॉरी कलेक्ट करना पड़ेगा जीएसटी। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से क्या दिमाग में आता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ दिमाग में आता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में अगर आपका रेंट अ कैब सर्विस है, ओला यूबर हो गया या नॉर्मल रेंट अ कैब सर्विस है, तो उसमें ब्लॉक क्रेडिट है, क्रेडिट आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है? क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके? ब्लॉक क्रेडिट है ट्रैवलिंग में अगर रेंट अ कैब आप कर रहे हो तो। लेट फीस से क्या दिमाग में आता है आपके? लेट फीस, लेट फीस अगर जीएसटी का है तो ये बहुत डिपार्टमेंट देखता है। जब मैं गई थी अपने क्लाइंट को डिफेंड करने, तब मुझे पता है कि ये बहुत देखता है। वो क्या देखता है मैं बताती हूँ, कि जीएसटी का आपने लेट फीस किया है पे, ठीक है, वेरी गुड, आपने किया है लेट फीस पे, लेकिन आपने इंटरेस्ट पेमेंट क्यों नहीं किया? मेरे क्लाइंट का ही केस हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लेट फीस पेमेंट किया था, 2 दिन का खाली, 2 दिन का डिले हुआ था कोई रीजन की वजह से, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया। जबकि इंटरेस्ट किस पे लगता है? जो भी आपका कैश लाइबिलिटी रहता है, 100 रुपए का अगर आउटपुट टैक्स है, 80 रुपए का आईटीसी है, तो 20 रुपए पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब मेरे को 18% 20 रुपए पे मेरे को लेट इंटरेस्ट देना पड़ा 3 साल का। ये 2017 का बात है। 2017 में जब नया नया जीएसटी आया था, तब मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि इंटरेस्ट पेमेंट करना है।
तो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, जिस कारण 3 साल का उसको बेचारे को देना पड़ा इंटरेस्ट। ओके, थोड़ा अमाउंट ज्यादा था, तो इस वजह से ये ध्यान रखना, जब भी लेट फीस हो ना, लेट हो आपका, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। आजकल तो कैलकुलेट कर दे रहा है इंटरेस्ट। खुशबू एक क्वेश्चन पूछ रही है, मैम इफ कंपनी डायरेक्टर ऑफिस मीटिंग के लिए फ्लाइट से जाए तो उसका क्रेडिट मिलेगा? देखो ये एक डिबेटेबल इशू है। क्यों? क्योंकि रेंटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, रेंटिंग, लीजिंग और ऑफ एयरक्राफ्ट जो भी है या एरोप्लेन जो भी है वो ब्लॉक्ड है। तो ये क्या रेंटिंग, हायरिंग, लीजिंग में आएगा? ये एक कंफ्यूजन है। ये कोई बोल रहा है नहीं वो रेंटिंग, हायरिंग, लीजिंग में नहीं आता है, वो अलग चीज हो जाता है। आप पूरा एयरक्राफ्ट बुक कर रहे हो, आप पूरा प्लेन बुक कर रहे हो, वो हो गया। ये सिर्फ बुकिंग अ सीट है। तो कुछ जन बोलते हैं कि अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई जन बोलता है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, आई कैन नॉट गिव अ व्यू ऑन दिस। ओके, ये लेट फीस समझ में आया? लेट फीस समझ में आया गाइस? एक बहुत जन का क्वेश्चन आ रहा है, मैम 2019 में लेट फीस पे किया था, उसमें इंटरेस्ट पे किया है या नहीं, ये अभी पता चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है, आप जीएसटीआर 3B में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। या आप वो भी कर सकते हो, 3B का समरी निकाल सकते हो। जीएसटीआर 9 जब जाओगे ना, तब वहां पर आप तो जीएसटीआर 9 अगर फाइल की होगे, ऊपर में एक ऑप्शन आता है 3B समरी, तो उसमें भी पता चल जाएगा लेट फीस पेमेंट किया है क्या नहीं। और किस मंथ का एक्चुअली अगर आपको देखना है तो आपको 3B में जाना पड़ेगा, मंथ वाइज चेक करना होगा। एक और क्वेश्चन आया था, मैं देख नहीं पा रही हूँ, गिव मी 2 सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू सी समवन्स क्वेश्चन। विकी आप प्लीज अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कीजिए ना, मैं आपका देख नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी फिर देना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो जब भी जीएसटी का कंप्लायंस करो ना मंथली बेसिस पे, तो अगर लेट हो ना तो प्लीज इंटरेस्ट पे कर दो। देखो विक्की का क्वेश्चन ही अलग है, मैम इफ आई नॉट शो जीएसटी लेट फीस इन पीएल। आप पीएल में शो करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो आपको तो अगर लेट हो रहा है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को तो पता ही चल जाएगा ना कि लेट हुआ है, वो तो आपको पकड़ेगा कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए, आपका लेट फीस है। मैं तो पीएल में दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ओके। वैसे पीएल में ही दिखेगा जीएसटी लेट फीस, तो और कहाँ दिखेगा? ओके, नाउ इन सिक्योरिटी सर्विस अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आरसीएम आता है। तो आरसीएम का जो भी प्रोविजन है सिक्योरिटी सर्विस का, आपको याद रखना है क्या आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है, दैट यू नीड टू सी। अब आप जब इंश्योरेंस देखते हो तो अब क्या याद आता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। इंश्योरेंस देखते हो, इंश्योरेंस एजेंट पे आरसीएम है, इंश्योरेंस पे आरसीएम नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट पे। देखो एक तो आना चाहिए क्या चीज का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एजेंट को मत याद करो, ये इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, एजेंट का कहीं बात नहीं आ रहा है इसमें। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या चीज का है? क्या ये लाइफ इंश्योरेंस का है, हेल्थ इंश्योरेंस का है, कार इंश्योरेंस का है? तो ये सारा चीज ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। और अगर ये सारी चीज नहीं है, स्टॉक इंश्योरेंस है, ठीक है, स्टॉक इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, तो वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा, यू वोंट, यू विल बी गेटिंग द क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है व्हेन यू सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस? हर टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ब्लॉक क्रेडिट नहीं होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या चीज का है? अगर आपकी मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वो ब्लॉक नहीं है, अगर आपकी कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, क्या कार का इंश्योरेंस है, तब ब्लॉक्ड है।
स्टॉक डिस्ट्रॉयड से क्या आएगा दिमाग में आपके? स्टॉक डिस्ट्रॉयड से ऑब्वियसली इसका क्रेडिट ब्लॉक है, आपको नहीं मिलेगा, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। मिसलेनियस एक्सपेंस भी आप थोड़ा देख लो कि उसके अंदर ऐसा तो कोई एक्सपेंस नहीं है, जैसे ज्यादातर फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपेंसेस मिसलेनियस में आ जाता है या स्टाफ वेलफेयर में आता है, और फूड बेवरेजेस का जो क्रेडिट है वो ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो वो आपको देखना है कि वेदर इट इज ब्लॉक्ड और नॉट। ओके, जब आप सेल देखते हो तब आपके दिमाग में क्या आता है बताइए? सेल, व्हेन यू आर सीइंग सेल, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्या आपने ई वे बिल काटा है? ई वे बिल, ई वे बिल काटा है या नहीं काटा है? ई वे बिल कब काटना होता है? जब आप 50,000 से ज्यादा करते हो इंटर स्टेट या विद इन द स्टेट। अगर वेस्ट बंगाल है तो 1 लाख से ऊपर अगर आप कर रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, तो वो आपको देखना है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या आप पे कर रहे हो सेल में? अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप पे कर रहे हो तो आपने आरसीएम में पेमेंट किया है या नहीं, तो वो आपको देखना है। ठीक है, और सेल में इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होना चाहिए, एचएसएन कोड होना चाहिए 4 डिजिट का अगर 5 करोड़ से नीचे है, अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का आपके पास होना चाहिए एचएसएन कोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और सेल में हमेशा देखो ना, लोग एंट्री सही से नहीं मारते। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करना चाहिए, वो खाली सीजीएसटी एसजीएसटी लिखते हैं। जब भी आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करो, और जब आप परचेज कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करो, दैट विल बी बेटर। ओके, फॉर सेट ऑफ एंट्री, फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। तो मैंने सारा कुछ लिख रखा है कि सेल जब हो तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सारी बातें आनी चाहिए। सबसे पहले करेक्ट यूज होना चाहिए आउटपुट, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आपको करना चाहिए, यू नीड टू यूज दैट। ओके, करेक्ट यूज ऑफ टैक्स क्लासिफिकेशन, सेल्स एट द रेट 5, 12, 18, 28 आपको लेजर यूज करना चाहिए ऐसा, सेल्स को डिनोट करने के लिए। ई वे बिल अगर लिमिट एक्सीड कर रही है तो, और कॉम्पोजिट और रेगुलर बायर में बाइफरकेट करनी चाहिए। मैं दिखा देती हूँ कैसे। यहाँ पर मैं जा रही हूँ टैली में, मैं पीएल में जाती हूँ, सेल्स में जाती हूँ। सेल्स में देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल में मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर करती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइफरकेशन बहुत कम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कॉम्पोजिट डीलर को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, रेगुलर को बेचा या अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा। मेरे भी काफी अकाउंटेंट्स हैं जो ये ध्यान ही नहीं देते, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसको आप बेच रहे हो, आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराओ। दूसरा चीज, एचएसएन कोड, एचएसएन कोड आपने डाल रखा है क्या? नहीं, मैं इनका देखती हूँ इन्होंने डाला है क्या, देना कंपल्सरी है। यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, ये शायद सेल्स के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने एचएसएन कोड दिया है, एचएसएन कोड इन्होंने 3924 दिया है, मतलब 4 डिजिट दिया है। 4 डिजिट है क्यों? क्योंकि इनका 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट। अगर यहाँ ऊपर देखो तो ये जो डिजिट है ना, ये 16 से एक्सीड नहीं करना चाहिए एज पर द जीएसटी लॉ, 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। GSTR1 फाइल्ड विद इन ड्यू डेट टू इंश्योर टाइमली क्रेडिट टू रेसिपेंट। ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के समय आपको GSTR1 क्यों फाइल करना चाहिए? क्या रीजन है? आपको क्या लगता है क्यों हमको GSTR1 टाइमली फाइल करना चाहिए? क्या लगता है? सामने वाले को टाइम से क्रेडिट मिलेगा ऑब्वियसली, नहीं तो वो आपसे खरीदेगा ही नहीं सामान, क्योंकि अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाएगा तो उसको कैश से पेमेंट करना होगा ना, उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा।
नहीं तो आपसे खरीदेगा नहीं वो सामान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल होना चाहिए, 9 फाइल होना चाहिए अगर एप्लीकेबल हो तो 2021 के लिए 9 आपको तब फाइल करना है जब आपका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो कंपल्सरी है, 2 करोड़ से नीचे है तो ऑप्शनल है। लेकिन मैं बोलती हूँ अगर कोई गलती की हो तो जीएसटीआर 9 फाइल कर दो। 9C तब फाइल करना है जब 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। तो गाइज 9C आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप सीए का सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है, आप खुद से सर्टिफाई कर सकते हो। सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गया है, सीए का जरूरत रहा नहीं। निर्मला सीतारमन जी सीए को हटा रही है हर जगह से, तो इसमें भी हटा दिए उन्होंने। ठीक है, हम लोग का बिजनेस कम हो गया इसमें। वैसे भी देखिए बिजनेस कम हुआ वो तो बात अलग है, आजकल अकाउंटेंट इतने अच्छे नहीं है कि वो लोग सेल्फ 9C फाइल कर सके। ओके, तो उनको सीए का गाइडेंस का जरूरत है ही, बस साइन नहीं लग रहा है, गाइडेंस तो पूरा हम लोग का जा रहा है। ओके, तो आप लोग अगर 9C भी सीख लेते हो ना तो आप पे बोलते ना आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे अपने ऑफिस में। आपको सीए का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से 9C भी फाइल कर दोगे। परचेज में देखो इनपुट यूज करना है, इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, मेरे भी अकाउंटेंट ने यूज नहीं किया है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं वो कैसे मारा है एंट्री, देखो उसमें उसने भी सीजीएसटी एसजीएसटी यूज नहीं किया है जबकि उसको करना चाहिए था। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सेल के केस में उसने खाली सीजीएसटी यूज किया है। ठीक है, परचेज का इसका देखते हैं, परचेज का इसने क्या गलती की है। इनपुट यूज नहीं करता है, मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि ही शुड यूज इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, तो उसने यहाँ पर यूज नहीं किया। कंप्लायंस ऑफ ई वे बिल, परचेज करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि ई वे बिल का भी कंप्लायंस होता है। अगर सामने वाला जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है और मूवमेंट हम कर रहे हैं गुड्स का, तो हमको तो कंप्लायंस करना पड़ेगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए जीएसटीआर 2 में। जीएसटीआर 2 कहाँ से मिलेगा आपको, अगर आप टैली में जाओ तो जीएसटीआर 2 डिस्प्ले में जाना होता है, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स जीएसटी जीएसटीआर 2। यहाँ कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, नो मिसमैच शुड बी देयर। ठीक है, यहाँ पर मिसमैच आ रहा है तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम सही डेटा होना चाहिए। तो आपको मिसमैच दूर करना होगा जितना भी आपका मिसमैच आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखना होगा कि हमें कहाँ मिसमैच आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसमें जीएसटी टैक्सेबल किया नहीं गया है और जीएसटी लगा दिया गया है, ये दिक्कत है। देखिए यहाँ पर फिक्स सेट है, जीएसटी का रेट ही नहीं डाला है इन्होंने, टैक्सेबल भी नहीं किया है, तो ये रीजन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेगुलर दिखाया, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ये खरीद रहा है, तो ये गलती उन्होंने किया है, ये आपको ठीक करना पड़ेगा। ओके, ये मिसमैच का मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, इन्होंने दिखाया है कि सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाया है जबकि इन्होंने वहां पर टैक्सेबल ही नहीं डाला है, यहाँ पर कुछ डाला ही नहीं है। एप्लीकेबल के अंदर भी तो डालना होगा ना, कुछ डाला नहीं है उन्होंने। ठीक है, समझ में आ रहा है जीएसटीआर 2 क्या होता है गाइस? व्हाट इज जीएसटीआर 2? व्हाट इज जीएसटीआर 2? आपके इनपुट्स का डिटेल्स रहता है। ठीक है, आपका जो भी परचेजेस है एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड जो भी इनपुट है वो। जीएसटीआर 2 भी ऑटो पॉपुलेट होता है, जीएसटीआर 2 तो आपका टैली में बन जाता है। ठीक है, जो आप करते हो परचेजेस उससे रिलेटेड। लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B, ऐसी इनवॉइसेस जो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, उसका क्या काम करोगे अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो? यस, अगर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे? टेलीकॉलर को बोलेंगे कॉल करे पार्टीज को,
पार्टीज को कॉल करें और बोले प्लीज आप अपना रिटर्न टाइमली फाइल करें ताकि हम लोग क्रेडिट ले सके। ओके, सो आजकल टेलीकॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक्स, हो सकता है मैंने बुक्स में नहीं डाला हो मेरी गलतियों की वजह से, जबकि टू बी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमको देखना है। इंटीमेट पार्टीज रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न इफ नॉट रिफ्लेक्टेड इन टू बी। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इफ अमाउंट टू क्रेडिटर इज नॉट पेड विद इन 180 दिन। 180 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको रिवर्स 181 डे में करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 डिजिट। बाइफरकेट बिटवीन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस, तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जीएसटीआर 9 का रिक्वायरमेंट है कि आपको देना पड़ता है डिटेल, तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां देखूं तो इन्होंने जो भी है यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है बाइफरकेट करने का, तो बाइफरकेट इनको करना पड़ेगा इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में। ओके, वेदर एंट्री इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? वेदर एंट्री इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? देखो टैली में 2 डेट होता है, यहां होता है तुम्हारा इनवॉइस डेट, यहां होता है एंट्री डेट। ठीक है, तो जब गुड्स मिलेगा उस दिन का आपको एंट्री डेट मारना होगा इनवॉइस डेट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आपको गुड्स उसी दिन मिल जाए, ठीक है, इनवॉइस डेट जो हो उसी दिन का आपको गुड्स मिल जाए, हो सकता है कि बाहर से आ रहा हो, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, ठीक है। तो आपका एंट्री डेट जो है वो आपका गुड्स रिसीट डेट होगा, जब आपको गुड्स मिलेगा उस हिसाब से आपको एंट्री करना होगा गुड्स बुक्स में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ, कि फिर आपका जीएसटीआर 2B से जो है डेटा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? जीएसटीआर 2B में तो वो इनवॉइस वाइज दिखाया होगा और आप एंट्री डेट के हिसाब से दिखाए होंगे। तो अगर सपोज करो इनवॉइस डेट है 31 जैन का और आपको मिला है गुड्स 2 तारीख को, तो आप तो 2 तारीख को ही क्रेडिट ले पाओगे ना, 31 जैन को तो नहीं ले पाओगे, लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट करेगा जनवरी के। तो गाइज ये मिसमैच इशू हो सकता है, लेकिन हम लोग सेक्शन 16 से बाउंड है। सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 बोलता है गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। अब डिपार्टमेंट ये भी बोल सकता है कि 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा था लेकिन आपको तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि 2B के हिसाब से क्रेडिट लेना है। यार कैसे ले सकते हैं 2B के हिसाब से? 2B में ऐसा भी तो चीज हो सकता है जो गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है। अब हम बाद में क्रेडिट लेंगे तो बोलेंगे आप 2B के हिसाब से क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, तो एक तरह से कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट खुद ही नहीं सोच पाएगा वो क्या आप बोलेगा। ओके, समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को कि मेरे को इनवॉइस मेरा डेट 31 जनवरी का है और मेरा रिसीट डेट जो है वो 2 फरवरी का है, तो मैं क्रेडिट एज पर लॉ कब ले सकती हूँ? 2 फरवरी को ले सकती हूँ। लेकिन मेरे 2B में रिफ्लेक्ट कब होगा? इनवॉइस डेट के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा, तो 2B में तो जनवरी में दिखाएगा, फरवरी में दिखाएगा ही नहीं, जबकि आप फरवरी में क्रेडिट लोगे तो गवर्नमेंट बोलेगा मिसमैच हो रहा है। राइट? समझ में आया? ये समझ में आया गाइस? यस और नो? नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझाऊंगी। ओके, whether RCM entry is made on payment of freight where applicable. प्रियंका बोली इट्स बिट्स कंफ्यूजिंग। देखो मैं बताती हूँ तुम लोग को मैं क्या समझाने का कोशिश कर रही हूँ। सपोज करो 31 जैन 2020 को इनवॉइस का डेट है, गुड्स रिसीव हुआ 2 फरवरी 2020 को, गुड्स रिसीव्ड हुआ, जीएसटीआर 2B में दिख रहा है जनवरी में,
जनवरी मंथ में दिख रहा है टू बी में। तो एक बात बताओ, जनवरी मंथ में टू बी में दिख रहा है, क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? मेरे को गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ। क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? मुझे अभी तक गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 16, क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपको हर जगह ही पीछे पड़ेगा, तो नहीं ले सकते हैं ना हम लोग एज पर सेक्शन 16। बिल भी तो है, नहीं मिलेगा, बिल है लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, गुड्स तो होना चाहिए, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब दिक्कत कहाँ आता है मैं बताती हूँ। मैं लूंगी फेब्रवरी में क्रेडिट, सपोज फेब्रवरी में 5,000 का मैंने क्रेडिट ले लिया सपोज, और जबकि टू बी में 5,000 नहीं दिख रहा है, फेब्रवरी में जीएसटीआर टू बी में 5,000 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब गवर्नमेंट बोलेगा कि आपने टू बी फेब्रवरी में ज्यादा क्रेडिट लिया है, गवर्नमेंट हो सकता है आपको नोटिस इशू करे कि आपने टू बी में ज्यादा क्रेडिट ले लिया है फेब्रवरी में। समझ में आ रहा है गाइज, यस और नो? क्योंकि टू बी में तो नहीं दिख रहा है ना, फेब्रवरी में टू बी में नहीं दिख रहा है फेब्रवरी में, इस वजह से मैं तो क्रेडिट फेब्रवरी में लूंगी। प्लीज राइट डाउन यस और नो। नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट पूछेगा तो मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ था गुड्स, उस टाइम मैंने क्रेडिट नहीं लिया, अब मैंने क्रेडिट ले लिया। तो ये भी तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये समझता नहीं है कोई कि टू बी में मिसमैच, पहले मैंने क्रेडिट नहीं लिया था, बाद में क्रेडिट ले लिया, तो टू बी पर्टिकुलर महीने का तो मैच नहीं होगा ना, ज्यादा मैं ले सकती हूँ, फिर मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो बहुत प्रॉब्लम हो गया अभी, ये क्रेडिट के चक्कर में ना इंसान एकदम परेशान हो गया है, एंट्री भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। Where the RCM entry is made on payment of freight where applicable, क्या आपने RCM की एंट्री करी है? जब भी कोई भी कैरेज इनवर्ड होगा, क्या आपने RCM की एंट्री करी है? वो आपको देखना होगा। एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। चेक फॉर रिवर्स चार्ज एंट्री, ब्लॉक क्रेडिट एंट्री। पहले तो आपको रिवर्स चार्ज की एंट्री देखनी पड़ेगी कि कोई रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल है या नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट देखना पड़ेगा। चेक वेदर इंटरेस्ट हैज बीन पेड इन केस ऑफ लेट फीस, सिंपल, अगर लेट फीस है तो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है या नहीं करी है। चेक वेदर एक्सपेंसेस इज नॉट ड्यू मोर देन 180 days इफ ड्यू रिवर्सल हैज बीन मेड। तो आपको एज अ क्रेडिटर का लिस्ट भी निकालना पड़ेगा कि किसका एक्सपेंसेस 180 दिन से ज्यादा ड्यू है। अगर 180 दिन से ज्यादा ड्यू है आपका एक्सपेंसेस, तो आपको क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा एज पर लॉ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर महीना सेट ऑफ एंट्री होना चाहिए, मतलब जितना आपने जीएसटी का क्रेडिट लिया है उसको आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, और जितना आपने पेमेंट किया है कैश में वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा सेट ऑफ एंट्री। चलिए थोड़ा हम लोग टैली में जाते हैं। Why you are writing yes, Richa? Why you are writing so many yes? Okay. So it is clear to everyone? Is it clear? Yes, guys. अब आप लोग ऑडिट कर पाओगे? अगर कोई भी बोले आपको कि क्या क्या चीजें गलत है, क्या क्या हमें देखना है, तो आप एक क्लियर परसेप्शन बना पाओगे? क्योंकि आगे चल के तो देखिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद से देखना होगा कि सीए पहले ना बोले, आपको पहले ही पता चल जाए कि कहाँ कहाँ गलती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके। और आजकल डिपार्टमेंट बहुत मतलब कंसर्न हो गया है कि आपने किया है या नहीं किया है। सब मिलेगा, डोंट वरी अनंत, आपको ये फाइल भी मिलेगा, डोंट वरी। पहले मैं जीएसटी की थोड़ी एंट्री वगैरह आपको सिखा दूं कि कैसे करते हैं।
पहले क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। स्क्रीनशॉट मैंने क्रिएट किया है। शट भी कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा कंपनी खुले ना, शट कर देते हैं। ठीक है, F11 F3 में जाता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स में। जीएसटी को अनेबल कर देते हैं। ओके, मेरे को थोड़ा जीएसटीएन नंबर देखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट का, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट का क्या करना है, जीएसटीएन नंबर। हो सकता है मिल जाए, मिल गया मुझे जीएसटीएन नंबर। आई एम लकी इनफ टू फाइंड। चलो कंट्रोल ऑल्ट वी से कर देते हैं। ये सारा डिटेल्स अभी मैं दे रही नहीं हूँ। ठीक है, वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक क्रेडिट की एंट्री कैसे होगी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे फूड एंड बेवरेजेस में क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो जर्नल में पेमेंट में जाना है डायरेक्ट, तो पेमेंट में ही चले जाओ। कौन से डेट में एंट्री हो रही है देख लो एक बार, 1/4/2021 को एंट्री कर रहे हैं अपन, लेकिन एंट्री होगी नहीं क्योंकि ये अब एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस का अकाउंट बनाना होगा, अगर हम बनाते हैं तो। ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ पर टैक्सेबल करना होगा। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है, इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन एलिजिबल दिखा रहा है। ठीक है, तो यस करना होगा और कंट्रोल ए करना होगा। यहाँ पर रेट डाल के, रेट में कितना डालू, 5% डाल देती हूँ, और कंट्रोल ए करना होगा। यहाँ पे कंट्रोल ए करना होगा। 1500 का करते हैं। पेमेंट से अच्छा अपन जर्नल में करते हैं, वो बेटर रहेगा। डोमिनोज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। ठीक है, ऑल्ट सी करके फाइंड आउट कर देते हैं 1500 में 2.5% कितना होता है, 37.5। इनपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, जीएसटी में आएगा, सेंट्रल टैक्स में आएगा। इसमें मैंने कुछ गलती किया है क्या देख लेते हैं। अदर्स में डाल दिया, जबकि जीएसटी में आना चाहिए, सेंट्रल टैक्स में आना चाहिए, और वो आना चाहिए स्टेट टैक्स में। तुम लोग मेरा गलती नहीं पकड़ रहे हो, ये स्टेट टैक्स में आएगा। ठीक है, वेरी गुड, जिसने मेरा गलती पकड़ा, थैंक यू। 37.5 ऑल सी, ओ वेट वेट वेट, ऑल सी, वेट, 37.5 क्रेडिट डोमिनोज को कर देते हैं। डोमिनोज, ये मेरा क्रेडिटर है सपोज, इसका जीएसटीएन नंबर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। कहाँ से मिलेगा, डोमिनोज कोलकाता, डोमिनोज, डोमिनो कोलकाता, जीएसटीएन। ये रहा जीएसटीएन नंबर मिल गया है मुझे डोमिनोज का।
ये डोमिनो प्रिंटेक का मिला है, सॉरी सॉरी गाइस, ये डोमिनोज का मेरे को यहाँ पर दिख रहा नहीं है, क्या नाम है उसका, ट्रेडिंग नेम जुबलिएंट, हाँ जुबलिएंट, थैंक यू, जुबलिएंट फूडवर्क कोलकाता GSTN। मिल गया, थैंक यू सो मच दोज हु आर रिप्लाइंग। कंट्रोल ऑल्ट V एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री मारी है, तुम लोग बोल रहे होगे कि मैम ये इनपुट CGST SGST क्यों दिखाया है आपने, मैं बताऊंगी क्यों दिखाया है। कंट्रोल A करते हैं, क्या हुआ इसको, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं DOG में, GSTR 3B में, GSTR 3B में आप जाओगे तो आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा क्यों नहीं है, हाँ दिख रहा है, देखिए इनएलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये बहुत लोग जो है अपने बुक्स में प्रॉपरली एंट्री नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यस गाइस 75 रुपीज, ओके। तो ये मेरे ब्लॉक क्रेडिट में अपीयर कर रहा है, ओके, इट इज अपीयरिंग इन माई ब्लॉक क्रेडिट 75 रुपीज। अब इसको देखिए फूड एंड बेवरेजेस के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रेडिट मुझे मिलेगा नहीं, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। इनपुट CGST 36.5 था, और नहीं 37.5 था, और इनपुट SGST कितना था 37.5, ये क्रेडिट होगा 37.5, ये कितना हुआ फिर 37.5 इंटू 2 75, राइट। क्यों किया मैंने ऐसा, कोई बताएगा, मैंने फूड एंड बेवरेजेस के वैल्यू को क्यों बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, क्या रीजन है, व्हाई आई हैव इंक्रीज द वैल्यू। क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, वेरी गुड खुशबू। क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट होगा, पहले मैंने ऐसे अलग अलग से इसलिए दिखाया था क्योंकि मुझे ब्लॉक क्रेडिट में दिखाना था GSTR 3B में, GSTR 3B में अपने आप शो हो ब्लॉक क्रेडिट में, इसलिए मैंने ऐसे किया था कि ब्लॉक क्रेडिट में अपने आप शो हो। तो अब तो मुझे कॉस्ट में बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल A करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अब PL में जाते हैं, PL में देखो पूरा दिख रहा है फूड एंड बेवरेजेस, 2 एंट्री दिख रही है, एक एंट्री मेरी ये वाली थी, ये वाली में अगर मैं अंदर जाऊं फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, तो यहाँ पर देखो मैंने इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस किया था, क्यों यस किया था, क्योंकि वो इनएलिजिबल है और मुझे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, मुझे 3B में दिखाना है, 3B कहाँ है, DOG GSTR 3B, मैं आप लोगों को टैली भी सिखा दे रही हूँ, सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाइए, एलिजिबल ITC में आपको देखो यहाँ पर दिखेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, दिस इज योर ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। आपको रिफ्लेक्शन करना होता है ना GSTR 3B में ब्लॉक क्रेडिट का, तो ऐसे आप कर पाओगे, समझ में आया गाइस, यस और नो, प्लीज राइट डाउन यस और नो इफ यू आर पेइंग अटेंशन, अदरवाइज डोंट राइट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, रिचा बोल रही है नो, रिचा कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वेट, जब तक सबको समझ में नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है ना, रुको मैं तुमको अनम्यूट करती हूँ, कहाँ गई तुम, ये रही, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यस रिचा, क्या समझ में नहीं आया आपको। मैम जो इफेक्ट आया समरी देखने में,
समरी नहीं समझ में आया? ओके रुकिए, यस मैं आपको समझाती हूँ। जीएसटी का समरी तो हाँ मैम, जब हमने 3B का नेट इफेक्ट डाला है। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे आप, डी, ठीक है, फिर आप यस जाओगे मैम। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, ओ, फिर आप जाओगे जीएसटी में, जी, फिर आप 3B में जाओगे, 3B में जाके आप एकदम नीचे नीचे जाओगे एलिजिबल आईटीसी में, फिर शिफ्ट एंटर करोगे, शिफ्ट एंटर करने के बाद आप नीचे 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 जाओगे, इन एलिजिबल आईटीसी में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यस मैम। 75 रुपया। अब क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि देखो फूड एंड बेवरेजेस कंट्रोल एंटर करके अंदर जाओ, फिर यहाँ नीचे जाओ, यस करो, यहाँ पर देखो इन एलिजिबल फॉर आईटीसी मैंने किया है, ठीक है, हाँ लेकिन टैली को तो इतना बुद्धि नहीं है ना, टैली इज ए सॉफ्टवेयर, तो हम लोग को तो बताना पड़ेगा ना कि कितना इनएलिजिबल है, तो हमको इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी उसको बताना पड़ेगा, बता दिया मैंने। क्या ये इनपुट सीजीएसटी यस मैम। एसजीएसटी अलग से दिखाना चाहिए या मेरे को कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो कॉस्ट में ऐड कर दिया ना मैंने, पीएल में जाओगे ना आप, देखो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कॉस्ट में, रिवर्स एंट्री कर दी है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मेरे को मिलेगा ही नहीं ना। यस मैम, यस मैम, ठीक है मैम। ओके थैंक ओके। यू। आप म्यूट कर लो अपने आप को। चलो अब हम लोग दूसरे एंट्री की तरफ रुक करते हैं। ब्लॉक क्रेडिट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब हम आरसीएम का एंट्री देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर डिटेल में जाएंगे, थोड़ा मैं फास्ट हो रही हूँ सॉरी, यस करेंगे इसको, यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल के कारण देखो इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को यस करेंगे, ठीक है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को क्या करेंगे, यस करेंगे, ओके समझ में आया ये। और यहाँ पर आप 5% दे दोगे, कंट्रोल ए, सपोज इसमें 5,000 का है, क्रेडिट किसी को भी कर सकते हो, जैसे इनलैंड, इनलैंड नहीं कोई और नाम रखते हैं, क्या नाम रखें, ठीक है जो भी है कोई भी नाम रख दीजिए, सुरेश ट्रांसपोर्टर, अनरजिस्टर्ड है ये मेरा, ठीक है, DOG, देखो यहाँ पर आ रहा है, नीचे देखो रिवर्स चार्ज 2050, 250 टू बी बुक्ड, अभी तक मैंने बुकिंग नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर अगर अंदर जाओगे तो यहाँ पर लाइबिलिटी अभी तक बुक नहीं हुआ है, यहाँ तो दिखा रहा है 5,125 125, लेकिन लाइबिलिटी बुक नहीं हुआ है, तो हमको स्टैट एडजस्टमेंट में जाना होगा, ठीक है, इसमें दो चीज होगी, एक तो मेरा इंक्रीज होगा टैक्स लाइबिलिटी और मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज होगा, यस और नो प्लीज राइट डाउन, क्या लगता है क्या टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज होगा, यस और नो? क्योंकि देखो आरसीएम इज माई इनपुट टैक्स और इट इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी, इट इज बोथ, सो हम लोग का दोनों इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर हमको एंट्री करनी होगी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम, ये मेरे लिए क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, जीएसटी में आएगा, ये मेरे लिए सेंट्रल टैक्स है, ठीक है, रेट कितना है 5%, 5,000 पे, तो ये आपका हो गया 125 करके आएगा, फिर आपका इनपुट एसजीएसटी, मैं अभी समझा रही नहीं हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, इनपुट
SGST, RCM, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, 125 रुपया। अब पेबल भी है, इनपुट, CGST, RCM, पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए, 125, इनपुट SGST, RCM, पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको अब समझाती हूँ। इसमें मुझे क्रेडिट भी मिल रहा है, प्लस मेरा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी बन रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इस वजह से मैंने ये एंट्री की है। ओके, अब देखिए बुकिंग हो गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई लाइबिलिटी बचा नहीं, मैंने लाइबिलिटी बुक कर दी है। मेरी लाइबिलिटी इतनी थी, मैंने बुक कर दी है। ठीक है, और कोई भी बैलेंस लाइबिलिटी बची नहीं है। यहाँ पर देखो, अब एलिजिबल आईटीसी में भी आएगा, दो जगह आएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, एलिजिबल आईटीसी में भी आ रहा है, और कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आउटवर्ड सप्लाई में, दोनों जगह आ रहा है। समझ में आया ये? समझ में आया? यस और नो? दोनों जगह आ रहा है। पहले मैंने क्या किया, मैंने बताया टैली को मेरा आरसीएम का खर्चा है, फिर मैंने लाइबिलिटी बुक की, और फिर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों एक साथ बुक किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट और लाइबिलिटी। अगर आप देखोगे डिस्प्ले डे बुक में हम जाते हैं, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को क्या किया था, आरसीएम को यस किया था, इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को यस किया था। यहाँ पर देखिए यस किया था। क्यों यस किया था? क्योंकि इसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइबिलिटी को बुक किया और क्रेडिट को बुक किया। यहाँ पे देखिए इनपुट CGST RCM, इनपुट SGST RCM, ये मेरा क्या है, क्रेडिट है, और ये मेरी क्या है, इनपुट CGST RCM पेबल, इनपुट SGST RCM पेबल, ये भी मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी को मेरे को पे करना पड़ेगा। क्या करना होगा? पे करना होगा लाइबिलिटी को। I need to pay my liability. यहां तक क्लियर है? यस और नो? प्लीज राइट ऑन यस और नो। अगर नहीं क्लियर है तो नो लिख सकते हो, मैं आप लोग को अनम्यूट करने बोलूंगी। प्लीज जो भी नो बोलेगा उसको अनम्यूट करने मैं बोल सकती हूँ, तो डोंट वरी। डे बुक वापस दिखाऊं? यस, कौन कौन था, एक मिनट, नाम क्या? अंजलि, खुशबू, प्रियंका, 2 प्रियंका, 1 रिचा, श्वेता, विवेक, विक्की, सॉरी, सतायु। यस, बताइए, क्लियर है? सबका नाम मैंने ले लिया है, प्लीज आप लोग अपना आंसर दे दीजिए कि क्लियर है या नहीं है। मैं फिर डे बुक भी दिखा रही हूँ। डिस्प्ले डे बुक में हम गए थे, डे बुक में गए, एक मिनट मेरा टैली नहीं चल रहा। डिस्प्ले डे बुक में अब यहाँ पर देखिए, मैं डेट थोड़ा पुट इन कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो, मैंने पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री मारी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में मैंने क्या किया, जीएसटी को एप्लीकेबल किया, प्लस मैंने टैक्सेबल करके रिवर्स चार्ज को एप्लीकेबल किया, और 5% के हिसाब से रिवर्स चार्ज को मैंने एप्लीकेबल किया है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लाइबिलिटी को बुक किया और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देखो, इट इज माय आईटीसी but it is my liability also. This is an increase of tax liability as well as my ITC, because it is my ITC as well as my liability. That's why. Okay, फिर मैंने क्या किया, फिर simply I need to pay. How I will pay? तो एक बार आप DOG में जाओ, GSTR 3B में जाओ, स्टैट एडजस्टमेंट में देखते पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है क्या नहीं।
डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी नहीं, यहाँ पर नहीं, आप डायरेक्टली पेमेंट कर दो, बेटर रहेगा। आप डायरेक्टली पेमेंट में जाके आप पेमेंट कर दो। यहाँ पर अगर आप पेमेंट करोगे तो इनपुट CGST RCM पेबल, इनपुट SGST RCM पेबल, बैंक तो है नहीं, ऑल्ट सी करके बैंक बना लो, बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने पेमेंट कर दिए है, यहाँ पर 125 लिखना होगा। तो ऐसे आपको पेमेंट करना है अपनी लाइबिलिटी का, ठीक है। इज इट क्लियर द एंट्री, कैसे हमने एंट्री करी और इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, पीएल में इसका इफेक्ट आएगा। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिख रहा है, और ये मेरा बैलेंस शीट में देखो करंट लाइबिलिटी में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर देखो 250 माइनस में आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। माइनस में क्यों आ रहा है 250 गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई इट इज इन माइनस, व्हाई इट इज इन माइनस। देखो ये लाइबिलिटी में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, तो ये मेरे लिए आईटीसी है इसलिए आ रहा है, ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, इसलिए माइनस में आ रहा है लाइबिलिटी में। ये तो मेरा एसेट है, लाइबिलिटी में माइनस मतलब एसेट में प्लस, सिंपल। ओके, so I hope today's class was very resourceful to all of you. Please share your views on today's class so that I can improve better. कि कैसा लगा, क्या आपको लगा, क्या दिक्कत हुआ, please write down in the chat box. So it is for my improvement and my encouragement. Please write down कैसा लगा आपको आज का क्लास, क्योंकि आज मैंने काफी कोशिश किया प्रैक्टिकली बताने का। समझ में आया नहीं आया वो भी बता दीजिए प्लीज, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कंसेप्ट, दिक्कत कहाँ हो रहा है वो आप सोचिए। ओके, one more thing I want everyone to do is I will be sharing, कल का वीडियो मैंने डाल दिया है गाइस, कल का वीडियो डाल दिया है, और आज जो ये शीट है वो आपको सबको मिल जाएगा, प्लस आपको जो असाइनमेंट है वो भी मिल जाएगा। कल का वीडियो इट्स अपलोडेड, ओके। एंड वन मोर थिंग I would like you people to say, I want to say to you people that आप लोग प्लीज मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा, it will help me a lot in my GST journey. So I will be sharing a review link with you all people. What you feel about the class, please share. It will be very helpful for me. Okay. Thank you so much guys for your time and patience. Tomorrow we will be doing a class. Okay. So please be on time and let's make that class interactive. Thank you.